हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम फंक्शन चैप्टर को करेंगे, जिसमें कि हम अपने मॉड्यूल्स को भी साथ में कवर कर लेंगे। मैथ मॉड्यूल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल और एक रैंडम मॉड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल हमारे सिलेबस में जो है ये सिर्फ दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हम साथ में कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो करते अपने चैप्टर की शुरुआत। तो फंक्शंस चैप्टर, फंक्शन जो है, हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप अभी के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लो, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आएगी डेफिनेशन की और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं ना, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसे हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। रीयूजेबल कोड होता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आप एडिशन के लिए भी अपने फंक्शन को बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अपने फंक्शन को बना सकते हो, जैसे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, फंक्शन वैसे तो कई तरीके के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली फंक्शंस वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए भी होते हैं, रिलेटेड टास्क के लिए भी होते हैं। ठीक है, और फंक्शन को यूज़ करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले फंक्शन को हमेशा क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। ठीक है, हम कॉल करना भी सीखेंगे अपने फंक्शंस को, कि किस तरीके से हम कॉल करते हैं अपने फंक्शन को। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि आपने कहा कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, पिज़्ज़ा खाने के लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन को कॉल करोगे, मेक पिज़्ज़ा। उसके लिए पीछे क्या हो रहा है, किचन में क्या बन रहा है, डो प्रिपेयर हो रहा है, चीज़ ऐड हो रहा है, पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, उस चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। आपने सिर्फ क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। और ये फंक्शन किसने डिफाइन किया है, रेस्टोरेंट ने डिफाइन किया है। ठीक है, रेस्टोरेंट बना रहा है ना पिज़्ज़ा को, तो आपने तो सिर्फ क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी तो किसी ने डिफाइन किया। तो ऐसे ही जो हमारे फंक्शंस हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, उन्हें हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अपने तरीके से। उसके बाद है पाइथन ट्रीट्स फंक्शंस एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। जो फंक्शंस है पाइथन उन्हें एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करती है। ठीक है, विच मीन्स फंक्शंस हैव द सेम स्टेटस एज अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स का स्टेटस है, वैसे ही फंक्शंस का है। इसे भी हम धीरे धीरे समझेंगे आगे अपने चैप्टर में। फंक्शंस कैन बी असाइन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम फंक्शंस को असाइन कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल, आप ए नाम से वेरिएबल ले लोगे, फंक्शन आप डिफाइन करके उसमें असाइन कर सकते हो अपने फंक्शन को। ठीक है, दे कैन बी स्टोर्ड इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स में भी स्टोर किए जा सकते हैं, वो लिस्ट, डिक्शनरी एटसेट्रा में। दे कैन बी पास्ड एज आर्गूमेंट टू अदर फंक्शंस। उन्हें हम एज आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं किसी और फंक्शन में भी। ठीक है, आर्गूमेंट क्या होते हैं, हमारे जो हमारी इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है फंक्शन के अंदर। जैसे हमने सम लिख दिया, ठीक है, सम के अंदर आप 10, 20 इस तरीके से वैल्यू दे रहे हो, तो वो हमारे क्या है, आर्गूमेंट्स हैं। दिस फीचर प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है फंक्शन की। रिडक्शन ऑफ कोड डुप्लीकेशन। कोड डुप्लीकेशन को जो है ये रिड्यूस करता है। एक ही कोड को आप बार बार, मतलब आपने देखो, आप कह रहे हो कि आपने ए में लिखा 10, बी में लिखा 15, देन आप सम करवा रहे हो A+B, देन ये प्रिंट होके क्या आया 25। फिर से आपने ए में लिखा 20, देन बी में लिखा 30, देन फिर से सम करवाया। ठीक है, A+B, ये A+B आपको बार बार लिखना पड़ रहा है ना, A+B। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए, जो कोड में डुप्लीकेशन आ रहा है, इसको भी रिड्यूस करता है हमारा जो पाइथन है। तो इसको हम डेफ फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफ में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, एक ही बार में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे अपने जब चैप्टर आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम फंक्शंस को डिफाइन करना सीखेंगे। उसके बाद है इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ कोड। जो है रीडेबिलिटी और क्लैरिटी ऑफ कोड हमें मिलती है। और जो फंक्शन होते हैं ना, देखो, जो फंक्शन होते हैं वो हमारा जो, मान लो एक प्रोग्राम हमने लिखा, अभी तक हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिख रहे थे, अगर हमारे पास बड़ा प्रोग्राम आ जाता है तो बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो जो पार्ट्स बनते हैं उन्हें हम किससे बना सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ करके। तो फंक्शंस हमारे किस चीज़ में, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में हम डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन का यूज़ करके। रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी आती है कोड में। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कि हम अपने जो फंक्शन को कॉल करके बार बार में अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग विच इम्प्रूव्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है वो भी इसमें क्या होती है, बढ़ती है।
उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको समझाया भी था, देखो ए में 10 स्टोर करवाया है, बी में 20, देन प्रिंट ए प्लस बी, देन ए में स्टोर करवाया, बी में स्टोर करवाया, प्रिंट ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी है, आपको बार बार यूज कर रहे हो ना आप इसे, लेकिन आप ये आपने विदाउट फंक्शन किया है, ठीक है, लेकिन आप इसको विद फंक्शन करोगे तो आप क्या करो, एक फंक्शन डिफाइन कर दो। आपने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड नाम से। ऐड में क्या किया आपने, 2 पैरामीटर को पास कर दिया, ठीक है, 2 पैरामीटर को आपने पास कर दिया, देन रिटर्न करवा दिया। रिटर्न क्या करवा दिया आपने, x प्लस वाई, और इसके सामने आपने क्या लिख दिया, डेफ। ये डेफ लिखना जरूरी है क्योंकि डेफ से ही हम पाइथन में क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन से जो उन्हें डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट करवाया ऐड 10 20। देखो इससे क्या होगा, आप सबसे पहले देखो आपने प्रोग्राम चलाना शुरू किया, सबसे पहले पाइथन आपकी फर्स्ट लाइन के पास गई, उसने देखा यहाँ पे डेफ फंक्शन दे रखा है ना, उसने जैसे जैसे उसने देखा कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो फंक्शन को वो स्किप करके सीधा किसके पास जाएगी, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा वो, ठीक है, जितना भी इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के पास गया, प्रिंट, अच्छा प्रिंट करवा रखा है, देन ऐड क्या किया है उसने, अब कॉल कर लिया आपने फंक्शन को। देखो अभी मैं बता रही थी ना आपको कि कॉल करना, हम फंक्शंस को सीखेंगे, तो कॉल किया, जैसे उसने ऐड देखा तो यहाँ पे देखा उसने कि अच्छा फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे पास फंक्शन था ये, इसमें यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा था ऐड देन एक्स को क्या दिया है, एक्स को वैल्यू दे दी है 10 एंड वाई को वैल्यू दे दी है 20, ठीक है, क्या आर्गूमेंट पास करे हैं 10 एंड 20। देन उसके बाद रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न क्या करवा दिया है, एक्स में क्या स्टोर है 10 प्लस वाई में क्या स्टोर है 20। देन ये क्या हो गया है, रिटर्न क्या हो गया है, रिटर्न 30। तो ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारी वैल्यू को जाके वहीं के वहीं स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है हमारा 30। ऐड जो था, ऐड ने क्या रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा 30, तो प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। कितने तरीके के हमारे फंक्शंस होते हैं पाइथन में, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिफाइन मॉड्यूल्स होते हैं, जो हम मॉड्यूल्स में भी बता रही थी आपको, यूजर डिफाइन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस हम काफ़ी पढ़ चुके हैं अपने स्ट्रिंग चैप्टर में भी, लिस्ट चैप्टर में भी, डिक्शनरी में भी, तो काफ़ी हम बिल्ट इन जो फंक्शंस है वो पढ़ चुके हैं। थोड़े थोड़े मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमने फंक्शन पढ़े थे ना, जैसे कि लेंथ, टाइप, इंट, इनपुट, प्रिंट, जितने भी थे वो, या फिर आपका लोअर, अपर, वो सारे क्या थे, वो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है, आप उन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे थे, है ना। आप लोग उन्हें कहीं डिफाइन थोड़ी कर रहे थे कि हाँ लोअर फंक्शन मेरा ये टास्क परफॉर्म करेगा। पाइथन को ऑलरेडी पता था कि लोअर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जितने भी कैरेक्टर, जितने भी आप पास कर रहे हो उसमें से उनको सभी को किस में कन्वर्ट करा था, लोअर केस में कन्वर्ट करा था। तो हमारे पाइथन को पहले से पता है, हमारे पाइथन को पता है कि लेंथ फंक्शन का काम क्या है। लेंथ फंक्शन का काम क्या है, जितने भी कैरेक्टर आपने पास किए हैं उनकी सभी की लेंथ काउंट करके बताना। आप लेंथ को डिफाइन थोड़ी कर रहे हो कि हाँ लेंथ ये फंक्शन परफॉर्म करे, आप लेंथ पहले लिख रहे हो, देन लेंथ में आप कह रहे हो कि हाँ भाई लेंथ मुझे क्या कर, एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर है सभी को काउंट करके बता। नहीं, लेंथ ऑलरेडी हमारे जो पाइथन है उसमें डिफाइंड है, तो वो हमारे क्या है, सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज हुज फंक्शनैलिटी इज प्री डिफाइंड इन पाइथन। इनकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी क्या है हमारे पाइथन में, प्री डिफाइंड है। दीज फंक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल है ये, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इम्पोर्ट। इन्हें इम्पोर्ट भी करने की हमें पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल जो फंक्शंस होते हैं ना उन्हें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। जैसे कि मैथ फंक्शन हो गया हमारा, मैथ में SQRT, सील, फ्लोर, इस तरीके से हमारे सारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स को मैं इम्पोर्ट करना आप लोगों को सिखाऊंगी। देन उसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं ना, ये यूज़र खुद डिफाइन करता है, यूज़र बताता है। यूज़र अपने जो टास्क है कि आपका जो फंक्शन है उसको पहले बताएगा कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया उसमें आप क्या क्या करवाना चाह रहे हो। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर फंक्शंस क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर जो होता है वही इसे डिफाइन करता है, टू परफॉर्म कस्टमाइज्ड टास्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। दे अलाउ यूजर्स टू डिफाइन देयर ओन लॉजिक। जो यूज़र है उसमें अपना खुद का लॉजिक डिफाइन करता है। पास डाटा एज पैरामीटर्स, डाटा को एज पैरामीटर्स पास करता है। रीयूज कोड एफिशिएंटली, और जो कोड है हमारा उसे भी क्या करता है, रीयूज करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ पाइथन। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो एक बहुत मतलब पावरफुल टूल है पाइथन के लिए, क्योंकि इसके थ्रू ही हम बहुत सारे कोड्स को अपने
बनाते हैं, लिखते हैं। कोड है जो हमारा इजी टू यूज़ हो जाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है इसमें। इनेबल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोड की ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी रहती है ना। उसके बाद है मॉड्यूल्स इन पाइथन। देखो बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं ना, उन्हें तो हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स, जो हमारे मॉड्यूल्स है पाइथन में, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में हमारे मैथ मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, वो हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ लोग कंफ्यूज है कि हमें डीएसए भी करना है या नहीं। देखो डीएसए भी नहीं करना है आप लोगों को, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सबसे पहले सिलेबस उठा के ये देखो कि क्या आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या आपको सिलेबस में सब कुछ आ रहा है, तो आप कुछ पढ़ो उससे एक्स्ट्रा। नहीं तो पहले तो आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो, और सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है पेपर में, ठीक है। तो मॉड्यूल्स हम देखते हैं क्या होते हैं। अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल दैट कंटेन पाइथन कोड सच एज फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस। देखो जो मॉड्यूल होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल है ना, हमारे पास एक लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। वो लाइब्रेरी हमें क्या करनी पड़ती है, अपने जो हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं उसमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल्स, देन हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज कोड इंटू रीयूजेबल एंड मैनेजेबल यूनिट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल कोड इन अ सिंगल फाइल। पता है क्या है, मतलब कि एक सारे के सारे जो हमारे ये मॉड्यूल्स हैं ना, वो सारे के सारे एक फाइल में स्टोर नहीं, उनकी अलग अलग फाइल बनी हुई है। जैसे कि मैथ मॉड्यूल है, ठीक है, मैथ मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, तो ये अलग अलग इनकी क्या बनी हुई है, फाइल बनी हुई है, देन ये कहीं और स्टोर हैं। Python allows programmers to divide large programs into separate modules, ठीक है, making the program easier to understand and debug and maintain. Why modules are used? Modules को यूज़ हो रहे हैं, ये भी reusability के लिए यूज़ हो रहे हैं, better organization of program, maintenance के लिए easy maintenance रहती है प्रोग्राम की, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और improve readability। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। हमारे जो पाइथन में मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, हमें यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स भी नहीं पढ़ने हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी नहीं पढ़ने। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हमारे होंगे जैसे पांडास हो गया, ठीक है, ये पीजीटी के लिए हैं, ठीक है। पीजीटी में हमें पढ़ना है पांडास हो गया, नमपाई हो गया, ये हमें पीजीटी में पढ़ना है, टीजीटी के लिए नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स हम टीजीटी के लिए सिर्फ पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर दोज मॉड्यूल्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन, ये ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में, ठीक है। दे प्रोवाइड प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स एंड डू नॉट रिक्वायर इंस्टॉलेशन, इन्हें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप देखोगे कि आपको पांडास है, पांडास को आपको PIP का यूज़ करके इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, इन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी। प्रिंट मैथ डॉट SQRT देन 25। देखो ये क्या करेगा, इसने एरर दे दिया। इसने एरर क्यों दिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैथ आपका कहीं भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट तो किया ही नहीं है। तो इंपोर्ट मैथ करेंगे ना, देखो अब क्या ये आउटपुट देगा। अब देखो इसने आउटपुट ठीक दे दिया हमें। क्यों दे दिया है, क्योंकि हमने अभी मैथ मॉड्यूल है जो उसे इंपोर्ट कर लिया है। तो हमें यूज़ करने से पहले हमें अपने सारे जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंपोर्ट करने के भी तरीके हैं, कितने टाइप से हम अपने जो इनको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। In Python, importing a module means making the function, variable and class defined in a module अवेलेबल फॉर यूज़ इन पाइथन प्रोग्राम। तो हम जब इंपोर्ट करते हैं उन्हें, तो उन्हें हम रेडी कर लेते हैं अपने मॉड्यूल्स को कि हाँ भाई अब हम आपका यूज़ करेंगे फंक्शंस में, वेरिएबल्स में या फिर क्लासेस में। अ मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड बिफोर यूजिंग इट्स कंटेंट। अभी मैंने बताया ना कि इसके कंटेंट को, जैसे SQRT है, ये इसका एक कंटेंट है मैथ मॉड्यूल का, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना जो मॉड्यूल है वो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वाई मॉड्यूल इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। इनेबल कोड रीयूज़, हमें कोड रीयूज़ करने में फ़ायदा मिलता है।
इम्प्रूव्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इजी रहती है। रिड्यूस प्रोग्राम लेंथ, प्रोग्राम की लेंथ भी हमारी कम हो जाती है इससे। री राइटिंग द सेम कोड, अवॉइड री राइटिंग द सेम कोड, हम बार बार एक ही कोड को नहीं मतलब लिखते हैं, उससे हम बचते हैं। मेक प्रोग्राम ईजी टू मेंटेन, इससे प्रोग्राम की जो मेंटेनेंस है वो भी ईजी हो जाती है। वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इन पाइथन, किस किस तरीके से हम जो मॉड्यूल्स को है वो इम्पोर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इम्पोर्ट वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट वर्ड। देन उसके बाद मॉड्यूल का नेम, जैसे आपने अभी मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना तो आप मैथ लिख दोगे। इम्पोर्ट, आपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिख दोगे। ठीक है, अगर आपने रैंडम मॉड्यूल का इम्पोर्ट करना तो इम्पोर्ट रैंडम लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने फ्रॉम तरीके से करना है, देखो आपके सिलेबस में दिया हुआ, आपने फ्रॉम से भी करना है मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट नॉर्मल भी करना है। ठीक है, तो फ्रॉम से हम जब करेंगे तो फ्रॉम से करेंगे मॉड्यूल का नाम, जैसे फ्रॉम मैथ, और इम्पोर्ट मैंने अभी क्या किया था यूज़, SQRT। इस तरीके से हम अपने जो फंक्शन हैं उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे अभी मैंने समझाया भी है आपको। जो इम्पोर्ट मॉड्यूल करेगा ना, इम्पोर्ट मॉड्यूल क्या करता है कि पूरे के पूरे एंटायर मॉड्यूल को, मतलब कि जैसे मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं, SQRT है, सम है ना, ऐड है, आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है, एक्सपोनेंशिएशन हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ किया, मैथ डॉट SQRT16, मैथ डॉट पाई, आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने मैथ डॉट पाई किया, जैसे अभी आपने देखो, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, प्रिंट मैथ डॉट पाई, तो ये पाई की वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट करके दिखा देता है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT फैक्टोरियल, देखो अगर मैं करती हूँ तो इसमें क्या होगा कि फ्रॉम मैथ, जैसे कि आपने मैथ लिखा, इंपोर्ट SQRT फैक्टोरियल, ये क्या करेगा, सिर्फ आपका स्क्वायर और फैक्टोरियल को इंपोर्ट करेगा, बाकी किसी भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेगा। आपने सिर्फ एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है। ठीक है, सभी को इंपोर्ट नहीं कर रहे हो आप, जैसे SQRT का यूज़ कर लिया आपने, फैक्टोरियल का यूज़ कर लिया। उसके बाद है मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। मैथ मॉड्यूल जो हमारा है, अब हम उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल को। तो मैथ मॉड्यूल इन पाइथन इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल, जो मैथ मॉड्यूल है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट प्रोवाइड्स फंक्शंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथ मॉड्यूल पे क्या होते हैं, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, कैलकुलेशन होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हैं, लोगरिथम फंक्शंस यूज़ होते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं। इसमें भी हमारे मैथ मॉड्यूल में भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ कि हमें कौन कौन से फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इंपोर्ट सबसे पहले मैथ को करेंगे। वाई यूज़ द मैथ मॉड्यूल, जो ये है एक्यूरेट कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है, एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें, टाइम एंड एफर्ट्स को सेव करता है, और कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं SQRT। SQRT क्या है, हमारा स्क्वायर रूट। तो ये क्या करता है, आपने इंपोर्ट मैथ किया, देन आपने यूज़ किया मैथ डॉट SQRT, तो इसने क्या कर दिया, 5 को प्रिंट कर दिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है ना, 5.0। उसके बाद है POW क्या है, पावर मतलब कि जो आप एक्सपोनेंशिएशन यूज़ कर रहे थे, है ना। तो जो मैथ मॉड्यूल में है ये क्या है, POW। जैसे कि मैथ डॉट POW आपने लिखा, मैथ डॉट POW, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो ये वाला आर्गूमेंट है, देन इसके बाद आर्गूमेंट है, इसको इसकी पावर में रेज कर देगा। दैट मीन्स 2 स्टार 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8.0। उसके बाद है सील वैल्यू। सील होता है, जो सील क्या करता है, देखो आपको नॉर्मल आपको पता होगा, सील का मतलब क्या होता है कि छत, एंड फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे फर्श। ठीक है, तो सील वैल्यू क्या करता है, हमें ऊपर वाली को रिटर्न करेगा। जैसे कि आपने 4.2 लिखा है ना, तो 4.2 से बड़ी कौन सी है, 5, तो ये 5 को रिटर्न करके दे देगा। ओके, फ्लोर क्या करता है, नीचे वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे 4.9 से छोटा क्या है, फ्लोर 4, इससे छोटा 4 आएगा ना, तो उसे क्या कर देगा, 4 को इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो ये जैसे 4.9 में इससे जो लार्जेस्ट, इससे छोटे वाला लार्जेस्ट कौन सा होगा, 4 होगा। उसके बाद है फैब्स क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा।
रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू एज फ्लोट रिटर्न करता है। जैसे -12 लिखा तो -12 का क्या बन जाएगा, +12, और उसके साथ क्या लग जाएगा, 0, फ्लोट में रिटर्न करेगा। उसके बाद है पाई इन मैथ मॉड्यूल। पाई जो होती है मैथ मॉड्यूल में, उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। पाई इज अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड बाय मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पाई, जो पाई की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट हमें करती है। जैसे कि पाई की वैल्यू अभी हमने प्रिंट करवाई है, तो ये क्या है, 3.14। हमारे मैथ में भी यही होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मैथ को, देन प्रिंट करवाएंगे पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट हो जाएगी, 3.1 दिस। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल में सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, देन रेडियस की वैल्यू हमने लिख दी है 7। अगर एरिया हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट पाई। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, पाई की वैल्यू आ जाएगी। देन स्टार आर, तो इससे क्या होगा कि पाई आर स्क्वेयर हमारे इसमें कन्वर्ट, इसकी वैल्यू हमारी वो हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। देन प्रिंट हम क्या करवा देंगे, एरिया को प्रिंट करवा देंगे। मैथ डॉट पाई क्या करेगा, मैथ डॉट पाई यही फंक्शन को परफॉर्म करेगा। आपने यहाँ पे जो प्रिंट करवाया तो ये इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी है, 3.14 एंड आर की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 7 एंड 7, तो 3.147, तो ये हमें रिटर्न करके क्या दे देगा, ये सारा जाकर स्टोर हो जाएगा एरिया में, और एरिया हमें प्रिंट करके ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन है, कोस है, टेन है। ठीक है, इनको मतलब आप इतना ही समझो कि इन्हें कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से। इससे ज़्यादा आपको सॉल्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप हमें मैथ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे यूज़ करने हैं। जैसे कि मैथ डॉट साइन आप यूज़ करोगे इन्हें। ठीक है, मैथ डॉट पाई मतलब कि पाई बाई 2 मतलब कि 180/2, 180/2 मीन्स 90, तो साइन 90। आपको इतना मैथ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप साइन 90 की वैल्यू याद करने लग जाओ अभी, तो इतना बहुत आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, कोस को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, मैथ डॉट कोस। टेन को किस तरीके से यूज़ करोगे, मैथ डॉट टेन। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इन पाइथन। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल क्या होते हैं, ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल है। स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस इस पे परफॉर्म होती हैं, जैसे कि एवरेज, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ है एवरेज, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले इसको भी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमें फंक्शंस को परफॉर्म करना है उन्हें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा इसके, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए। मीन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मीन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि एवरेज कैलकुलेट करना। अभी आपने कहा है कि अभी हमें इस सारे डाटा का एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा अपना स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का यूज़ करोगे। स्टैटिस्टिक्स आपने इंपोर्ट किया, देन स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन कर दोगे। इस वाले डाटा का आपको मीन निकालना है ना। जैसे कि अभी आपने लिखा डाटा इज इक्वल्स टू, डाटा में आपने स्टोर करवाया 10, 20, 30 एंड 40, इस तरीके से। ठीक है, देन आप प्रिंट करवा रहे हो, प्रिंट स्टैटिस्टिक्स। चाहे आप इसे ऐसे भी करवा सकते हो, आप इसे ए में स्टोर करवा लो, ए इज इक्वल्स टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन किसका करवा रहे हो, जो डाटा में स्टोर है उस वैल्यू का मीन करवा रहे हो। देन प्रिंट करवा दो ए को, प्रिंट करवाया आपने ए को। देखो ये हमारे पास आ गया ना। अभी सारे डाटा का जो है हमारे पास मीन आ चुका है 10, 20, 30, 40। अभी हमें इसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम क्या करें कि हम सबसे पहले अपने 10 + 20 + 30 + 40 को ऐड करें। ठीक है, देन उसके बाद इसकी लेंथ कैलकुलेट करें, लेंथ कैलकुलेट करके फिर इसे डिवाइड करें, तो वो भी एक मतलब बहुत लफड़ा हो जाता है। तो इससे क्या रहता है कि मॉड्यूल से ईजी हो जाता है चीज़ों को करना। अभी आपने क्या किया, सिर्फ अपने इम्पोर्ट जो आपका मॉड्यूल है उसे इम्पोर्ट किया, देन सीधा आपने लिख दिया स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। तो आपका क्या आ गया है अब 25 आउटपुट।
मीडियन क्या करता है, मीडियन हमें क्या करता है कि सबसे पहले हम जो भी हमारी मिडल वैल्यू होती है, जैसे कि ये 5193 है ना, इसको सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सॉर्ट कर लोगे 1 3 5 एंड 9। इसमें जो मिडल वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू, अब देखो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या करेगा ये जो भी आपकी बीच वाली है 3 + 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, 8/2 हो जाएगा तो 4.0 आपका क्या आ गया 4.0। अगर इसकी जगह 1 3 5 9 10 होता, अब ये कितनी हो गई हैं, ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी। ओड नंबर ऑफ टर्म्स में जो भी आपकी मिडल वैल्यू होगी वो हमें क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि मिडल वैल्यू हमें रिटर्न करना, रिटर्न द मिडल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड डाटा। सॉर्टेड डाटा पे ही ये हमारा यूज होगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो इवन है तो इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द मिडल, एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यू। जो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो बीच की दो टर्म्स होंगे ना, उनका हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो प्रिंट स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन। अभी हमें इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम कोई भी डाटा देंगे देन उससे क्या करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। अभी हम यहाँ पे करवाते हैं स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन करवा लेते हैं। चलो हम अब इसकी जगह मीडियन इसी डाटा पे परफॉर्म करते हैं। अभी देखो इसने क्या कर दिया है, हमें 25.0 हमें मीडियन रिटर्न कर दिया है, क्योंकि आप 20 + 30 करोगे जब और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 50/2 कितना हो गया है 25.0। उसके बाद नेक्स्ट है मोड। मोड क्या करता है कि जो भी सबसे ज़्यादा बार हमारे पास आ रहा है ना, उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे इसमें क्या है 1 2 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो जो भी रिटर्न द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रही है उसे रिटर्न करता है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा मोड क्या हो गया है 2 हो गया है। उसके बाद है रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ करने हैं। उसके बाद है रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। रैंडम क्या करता है, ठीक है, रैंडम आपका किस तरीके से काम आता है। जैसे कि अभी आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई गेम खेलने गए हो, उसमें आपने कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट करना है। कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर होते हैं। जैसे आप लूडो खेल रहे हो, लूडो में आप एक तो आप कंप्यूटर के साथ खेलते हो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। या फिर आप जैसे मान लो प्रेस कर रहे हो, आपने जो आप जब ऐसे प्रेस करते हो बटन को, तो उसमें देखो 1 2 3 वो अपने तरफ अपने मर्जी से ही आते हैं। 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है। आप तो नहीं उसे कहते कि 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रही है ना, ये इन्हीं में हमारा जो रैंडम मॉड्यूल है वो काम आता है। जो डाइस पे रैंडम नंबर आते हैं ना, तो वो हमारे किसके थ्रू आते हैं, रैंडम के थ्रू। द रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल। जो रैंडम मॉड्यूल है ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल है, यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स एंड रैंडम सेलेक्शंस। किस लिए यूज होता है रैंडम नंबर्स का और सिलेक्शंस के लिए। इट इज़ मेनली यूज इन गेम्स। गेम्स में यूज़ किया जाता है, सिमुलेशंस में, सैम्पलिंग में, पासवर्ड जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। जो रैंडम है उसको भी हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। जैसे हम जिस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था ना, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, रैंडम। देन उसके बाद है रैंडम फ्लोट नंबर। देखो अगर आपको फ्लोट नंबर जनरेट करना है, रैंडम फ्लोट नंबर है, तो आप किस तरीके से यूज़ करोगे। देखो अगर आप रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ कर रहे हो, देखो अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। देखो इसने कुछ भी नंबर जनरेट कर दिया है। आप इसको जितनी बार भी रन करोगे ना, ये हर बार आपको अलग अलग नंबर रन करके देगा। देखो अभी कुछ और, अभी 0.228494 ये है। अभी आप दोबारा रन कर दो, कुछ और नंबर जनरेट करेगा। देखो इसमें आपको नहीं पता कि क्या नंबर जनरेट होगा, लेकिन इसमें एक रेंज होती है। रेंज जैसे कि ये कितने रेंज के बीच में नंबर जनरेट करेगा, 0.00 से 1.0 के बीच में ही नंबर को जनरेट करेगा, लेकिन कभी भी 1.0 को नहीं करेगा। इससे हमेशा छोटा ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंडम से हमारा क्या होगा, नंबर जनरेट होगा, लेकिन 0.0 से इसके बीच में, लेकिन अपर वैल्यू को कभी भी ये कंसीडर नहीं करता है। तो ये हर बार, देखो मैंने कहा ना, हर बार अलग अलग आएगी। उसके बाद है रैंडम इंटीजर।
रैंड इंट RANDINT, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे देखो इसमें सिंपल रैंडम लिखा हुआ था, तो रैंडम 0.0 से 1.0, इसके साथ इंट आ गया है तो ये रैंडम इंटीजर को जनरेट करेगा। इसमें क्या होता है कि जो अपर वैल्यू है वो भी इंक्लूसिव होती है, ठीक है। जैसे कि आपने 1 to 6 लिखा, रैंडम डॉट रैंड इंट 1 to 6, तो इसमें कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है, मीन्स 6 भी जनरेट हो सकता है। जैसे कि प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, इसमें आप जनरेट कर रहे हो 1 to 6, ठीक है। अभी देखो 5 जनरेट हो गया है, ठीक है। अभी आप इसमें कुछ भी देखो, हर बारी अभी 3 जनरेट हुआ है, इसमें सिर्फ इंटीजर ही जनरेट होंगे, कभी भी फ्लोट वैल्यू जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको जितनी बार भी रन करोगे, देखो अभी 6 भी आ गया है ना, अपर वैल्यू भी हमारी आ गई है, तो इसमें 1 to 6 बोथ इंक्लूसिव होते हैं। देखो अभी 4 आ गया है, हर बार अलग रैंडम हमारी वैल्यू जनरेट हो रही है, लेकिन इसमें लोअर वैल्यू भी और अपर वैल्यू भी दोनों ही क्या है, इंक्लूसिव हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है हमारा, एनी नंबर कितने से 1 to 6 के बीच में, आप इसमें कुछ भी रेंज दे सकते हो, 2 to 5 भी दे सकते हो, 0 to 10 भी दे सकते हो, 0 to 1000 भी दे सकते हो, जो भी आपका मन करे। चाहे तो आप यहाँ पे 1 की जगह पे 1000 लिख के भी देख सकते हो, 1000। देखो अब 246 आ गया है, हर बार अलग अलग नंबर जनरेट होगा, 824 आ गया है, 552 आ गया है। इस तरीके से आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रेंड रेंज। रेंड रेंज में क्या होता है कि इसमें आप एक रेंज देते हो, ठीक है। रेंज दोगे, इसमें जो अपर वैल्यू है वो कंसिडर हमारी नहीं होगी कभी भी, तो इसमें आप स्टार्ट वैल्यू भी दोगे, स्टॉप वैल्यू भी दोगे। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे, सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, आपकी स्टॉप वैल्यू मानी जाएगी, और 0 से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि हम अपना रेंज फंक्शन यूज़ करे थे ना, उसी तरीके से हमारा क्या है, रेंड रेंज यूज़ होगा। तो इसमें मान लो आपने 1 to 10 दिया है, ठीक है, 1 to 10, तो 1 to 10 में आपका क्या आएगा, रेंज रेंज में 1 3 एंड देन आपका कितना आएगा, 5 7 एंड 9, ठीक है। क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 दी हुई ना, तो इसमें से ये कुछ भी वैल्यू जनरेट कर सकता है, लेकिन करेगा इसी में से, कभी भी 2 या 4 नहीं आएगा। चाहे तो आप करके भी देख सकते हो, रैंडम डॉट, मैं आपको करके दिखाती हूँ, रेंज, देन इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लिखते हैं 1 to 10 एंड स्टेप वैल्यू कितने देते हैं, 2। अभी देखो 5 जनरेट कर दिया इसने, सिर्फ उन्हीं नंबर में से जनरेट करेगा, 7 जनरेट कर दिया है, 9 जनरेट कर दिया है, ठीक है, 1 जनरेट कर दिया है, कभी भी 2 4 जनरेट नहीं करेगा। अगर आप इसको हटा देते हो, ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हो तो अब देखो, अभी देखो इसने 1 भी जनरेट कर दिया है, अभी 2 भी जनरेट कर सकता है, 3 4 देखो 2 भी जनरेट कर दिया है, कुछ भी जनरेट कर सकता है अब ये, ठीक है, 6 भी जनरेट कर सकता है। जब आप स्टेप वैल्यू दोगे तो फिर ये उसी अकॉर्डिंग करेगा, ओके। स्टेप वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया है आपको, और अभी भी आपको बता दिया है क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझना है इसे। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, जो यूज़र डिफाइन करता है, जो हम प्रोग्रामर हैं, हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम ही इसे डिफाइन करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर फंक्शंस created by the programmer to perform specific tasks according to the requirement of the program। जब भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना प्रोग्राम की, प्रोग्राम में एडिशन मांगा गया है या फिर सब्ट्रैक्शन मांगा गया है या डिवीज़न मांगा गया है, जो कुछ भी प्रोग्राम में मांगा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये हमारे यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस है वो बनाए जाते हैं। Python user defined functions allow users to write custom logic that can be reused multiple times। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है इसमें कस्टम लॉजिक मतलब कि यूज़र का लॉजिक होता है इसमें, और इन्हें हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइथन फीचर्स जो पाइथन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, एज इट सपोर्ट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड कोड रीयूजेबिलिटी। इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, डेफ का यूज़ करके बनाया जाता है।
ये हमारा फंक्शन का नाम होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर को देते हैं। देन ये पूरी फंक्शन की हमारी बॉडी होती है पूरी की पूरी ये, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद हमारा फंक्शन वापस फंक्शन के पास जाता है। देन उसके बाद फिर जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न कर दी जाती है वापस फंक्शन को। देखते हैं हम ध्यान से एक एक चीज़ों को। डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन, तो पाइथन में जो फंक्शन उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो डेफ कीवर्ड यूज़ होता है, डेफ कीवर्ड, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी क्वेश्चन बनता है कि जब आप फंक्शन को पाइथन में लिखते हो तो किस कीवर्ड से शुरू करते हो आप। तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डेफ फंक्शन का। डेफ लिखेंगे, देन फंक्शन का हम नाम लिखते हैं। जो भी हमारा फंक्शन का नाम हम खुद से देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वही हम फंक्शन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देन इसके बाद इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर्स को पास करेंगे और यहाँ पे हमारी पूरी क्या होती है, फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कीवर्ड डेफ दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर जो है वो डेफ कीवर्ड से शुरू किया जाता है। अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन, जो फंक्शन का नाम होता है, ये जो फंक्शन का नाम होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक फंक्शन को। फंक्शन का नाम ही बताता है कि हाँ भैया आपने कितने, मान लो एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो हो नहीं सकता, कई फंक्शंस भी हो सकते हैं। डेफ आप सम फंक्शन यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डेफ लेन फंक्शन यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका या फिर आप सब्ट्रैक्शन फंक्शन यूज़ कर रहे हो, जो भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, जो फंक्शन का नाम है वही बताता है कि हाँ ये फंक्शन की आइडेंटिटी है। पैरामीटर आर्गूमेंट्स थ्रू विच वी पास वैल्यूज़ टू अ फंक्शन। पैरामीटर जब हम कॉल करते टाइम अपने फंक्शन को जो भी वैल्यू देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, आर्गूमेंट्स कहलाती हैं। दे आर ऑप्शनल। अ कोलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, जो फंक्शन हेडर होता है ना, जैसे आपने लिखा डेफ सम, ठीक है। देन ए बी, तो जब यहाँ पे हम 2 कोलन लगाते हैं तो ये क्या बताता है कि हमारा जो फंक्शन का हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये एंड में लगाए जाते हैं फंक्शन के हेडर के। ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज, ये भी ऑप्शनल होती हैं। ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन है जो, जिस तरीके से हम कमेंट ऐड करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है क्या काम कर रहा है, उसी तरीके से ये भी है कि हमारे फंक्शन में हम क्या ऐड कर रहे हैं। वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट्स दैट मेकअप द फंक्शन बॉडी। स्टेटमेंट्स मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन यूजुअली लेवल। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम जो इंडेंटेशन देते हैं, जैसे कि फंक्शन आपने डिफाइन किया तो ये इस तरीके से आपका 4 स्पेस इंडेंटेशन देकर ही आप अपने फंक्शन को क्या करोगे, डिफाइन करोगे फंक्शन हेडर के बाद। एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, जो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं अपनी वैल्यू को, ठीक है। इस तरीके से हमारा फंक्शन होता है। डेफ कीवर्ड हम लिखते हैं, ये देखो डेफ कीवर्ड लिखा हुआ है। ऐड करें हम इसमें ये जो 2 हैं एक्स एंड वाई, ये क्या है, आर्गूमेंट इनसाइड, जो आपकी फंक्शन, ये एक फंक्शन का नाम है ना, इसके अंदर ये क्या है, आपने आर्गूमेंट दिए हैं 2। देन ये पूरा आप क्या कर रहे हो, ये पूरी की पूरी क्या है, एक बॉडी है फंक्शन की, ठीक है। ये रिटर्न करवा रहे हो आप स्टेटमेंट को। देन उसके बाद ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा फंक्शन कोड है। ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन आपने हेडर है फंक्शन का, ये फंक्शन का क्या है, कोड है पूरा का पूरा। और ये कोलन है, कोलन एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये बता ही दिया है मैंने आपको, फंक्शन, पैरामीटर्स, बॉडी, इंडेंटेशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इन अ फंक्शन कॉल। उसके बाद है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये सेम ही चीज़ें बार बार रिपीट लिखी हुई हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ वर्किंग ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन को जब आप कॉल करते हो किस तरीके से करते हो, देखो यहाँ पे आपने एक डेफ फंक्शन लिखा, ठीक है। डेफ फंक्शन को डिफाइन किया है, डेफ लिखा। मैसेज, ये क्या है, फंक्शन का नाम, आपने मैसेज नाम का फंक्शन लिखा, ठीक है। आपने इसमें कोई भी जो है पैरामीटर आपने नहीं पास किया है। देन आप प्रिंट करवा रहे हो, हेलो आई एम लर्निंग हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो वो लिख दिया है, ठीक है। लिख दिया आपने प्रोग्राम, पाइथन ने इसको चलाना शुरू किया, ठीक है। इंटरप्रेटर इसके पास गया, इंटरप्रेटर ने पहली लाइन को देखा कि यहाँ पे तो डेफ कीवर्ड लिखा हुआ है, वो सीधा क्या करेगा, स्किप करेगा यहाँ पे। वो जब तक इसके पास नहीं जाएगा, जब तक कि आप इस फंक्शन, जो ये आपने नाम लिखा है ना, जब तक कि आप इसे कॉल नहीं करोगे। देन उसने फिर देखा यहाँ पे भी डेफ लिखा हुआ है, वो इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा। देन उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, इसको भी वो स्किप करेगा। देन नेक्स्ट लाइन के पास जाएगा।
अब उसने देखा कि मैसेज नाम से कोई मुझे फंक्शन दिया हुआ है, मैसेज नाम से फंक्शन देखा, तो फिर पाइथन चेक करेगा कि अच्छा मैसेज नाम का फंक्शन तो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो उसने देखा कि ठीक है। अब वो यहाँ पे गया, अब यहाँ पे भी मैसेज में कोई भी जो पैरामीटर है, आर्गूमेंट है, पास नहीं किया गया है। देन यहाँ पे गए आप, यहाँ पे गए तो आपने देखा कि ठीक है डेफ मैसेज लिखा हुआ है, तो उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर कर गए हो प्रिंट हेलो आई एम लर्निंग हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो आपको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ही दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। कैसे, ऐसे इस तरीके से हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, इस तरीके से पूरी लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद ये लाइन हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पे वापस आ गए। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गया सम, अच्छा सम दिया हुआ है। देन उसके बाद पाइथन को याद है कि यहाँ पे सम भी एक डिफाइन किया हुआ था, सम के पास गए, ठीक है, सम के पास गए। सम में देखो 10 and 20 पास किए हुए हैं, 10 and 20 पास किए हुए हैं, तो ये हमारे क्या है, रियल आर्गूमेंट है, ठीक है, रियल आर्गूमेंट है। तो देन ए में अब डेफ सम, ए में हमारे पास क्या चला गया है, 10 चला गया है, और बी में क्या चला गया है, 20 चला गया है। सी इज इक्वल्स टू ए में क्या आ चुका है, 10 आ चुका है, प्लस बी में क्या आ चुका है, 20 आ चुका है, तो सी के पास क्या आ गया है अब 30। प्रिंट क्या करवा दिया, सम ऑफ दिस एंड दिस इज ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा ए के पास क्या है 10 20 एंड सी हमारे पास क्या है 30, ठीक है। तो ये परसेंटेज डी क्या करता है, ये जो ये है ना, ये परसेंटेज डी, ये ए इसके पास चला गया है, बी इसके पास चला गया है, एंड सी इसके पास चला गया है। तो सम ऑफ, ये लाइन क्या प्रिंट कर देगी, सम ऑफ ए एंड बी इज, सी में हमारे पास क्या है 30, ठीक है। मतलब ए में हमारे पास क्या था 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एंड देन 20, ठीक है। सम ऑफ 10 and 20 इज 30। इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम वो रन करेगा। इस तरीके से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है इसमें भी सेम ही बात लिखी हुई है, आप इसको पढ़ना। अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद है पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स इन पाइथन। जो पैरामीटर्स होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पाइथन के लिए। आप अगर पाइथन को ध्यान से पढ़ो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स को बहुत ध्यान से आपने समझना है। इन पाइथन फंक्शंस पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स आर यूज टू पास डाटा टू अ फंक्शन सो दैट इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा। जो भी आप ये यहाँ पे दे रहे हो ना, ये पैरामीटर ही तो हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारे क्या करे जाते हैं, पास करे जाते हैं फंक्शन में किसी भी डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। पैरामीटर आर द वेरिएबल्स लिस्टेड इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो फंक्शन हम बनाते हैं ना, जैसे ये हमारा फंक्शन था, जब हमने फंक्शन बनाया तो ये हमारे क्या है, दोनों पैरामीटर्स हैं। वहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्या है, डिफाइन करे जाते हैं। They act as placeholders for the values that will be passed to the function when it is called। ये as placeholder काम करते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये सिर्फ placeholder है, हाँ कि हाँ इनकी जगह है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल जो आर्गूमेंट्स है वो क्या है 10 and 20 हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर लोकल वेरिएबल। जो पैरामीटर्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल मैं आपको समझाऊंगी इसी चैप्टर में। अभी के लिए इतना समझो कि लोकल जो होता है ना, लोकल मतलब वो सभी के लिए है, लोकल जो है मतलब कि वो एक एरिया के लिए है, ठीक है। और जो ग्लोबल है वो सभी के लिए है। ग्लोबल का मतलब है कि वो सभी के, लोकल सिर्फ एक जगह के लिए, लोकल है ना, तो ये सिर्फ इतनी जगह के लिए है, ठीक है। उसके बाद है दे एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द फंक्शन। ये सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। दे हेल्प कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फंक्शन की एग्जीक्यूशन में, ठीक है। उसके बाद पाइथन डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट डाटा टाइप स्पेसिफिकेशंस फॉर पैरामीटर्स। जैसे कि आपने देखो लिखा डेफ एड ए एंड बी हमारे पास यहाँ क्या है, पैरामीटर्स है। देन रिटर्न कर दिया ए प्लस बी को, तो ए एंड बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, ऐड होकर के आ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो यहाँ पे आपने अब ऐड में देखो, यहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया ऐड ए एंड बी ये क्या है, दोनों पैरामीटर हैं, ठीक है।
देन उसके बाद आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कॉल करते टाइम आप यहाँ पे 10 एंड 20 पास कर रहे हो, क्या है रियल आर्गूमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एक्चुअल डाटा है। आर्गूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज और वेरिएबल्स दैट आर पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल। जो एक फंक्शन को कॉल करते टाइम एक्चुअल डाटा पास करो वो क्या है आर्गूमेंट्स है। आर्गूमेंट्स प्रोवाइड रियल डाटा टू द फंक्शन, जो आर्गूमेंट से रियल डाटा प्रोवाइड करते हैं फंक्शन को। वैल्यूज ऑफ आर्गूमेंट्स आर असाइन टू द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स, जो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स है ना, जैसे कि ये वाला एक आर्गूमेंट है, एक वाला ये एक आर्गूमेंट है। देन हमारे पास जो पैरामीटर थे जो वो क्या थे ए एंड बी, तो जो ये वैल्यूज़ है ये इनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पैरामीटर्स है ना इनमें वैल्यू असाइन कर दी जाती हैं, ठीक है। द फंक्शन यूज दीज वैल्यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। जो फंक्शन है वो इनको यूज़ करता है फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे यहाँ पे ए एंड बी में वैल्यू जो है 10 एंड 20 आ चुकी हैं, तो ये फंक्शन का यूज़ करके जो है हमें एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है ना, तो फंक्शन उन्हें यूज़ करता है फाइनल आउटपुट के लिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पैरामीटर्स रिसीव वैल्यूज फ्रॉम आर्गूमेंट्स, जो पैरामीटर्स हैं ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है इन्हें, जो आर्गूमेंट्स हैं उन्हीं से वैल्यू मिल रही है। देखो यहीं से वैल्यू जा रही है ए एंड बी के पास। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मस्ट मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जो आर्गूमेंट्स है ना ये आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10, 20, 30, 40 ऐसे नहीं लिख सकते। जितने आपने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करे हैं ना आपके फंक्शन को बनाते टाइम, उतने ही आप आर्गूमेंट सिर्फ पास कर सकते हो। आर्गूमेंट्स आर असाइन टू पैरामीटर्स इन द सेम ऑर्डर। आर्गूमेंट्स है जो आपके पैरामीटर्स को सेम ही ऑर्डर में असाइन करते हैं। अब आपने 10 एंड 20 लिख दिया तो 10 ए को ही असाइन किया जाएगा, 20 बी को ही असाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 आपका ए के पास चला जाएगा, सेम ही ऑर्डर में ये असाइन करे जाते हैं। ओके, पोजिशनल आर्गूमेंट्स इन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स भी पढ़ेंगे ऐसे तो, कि उसमें हम अलग अलग टाइप से अगर हमें 20 को ए में असाइन करना तो देन हम उसको किस तरीके से असाइन कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये वही है कि ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन जो है हम फंक्शन को डेफ से डिफाइन करते हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन है फंक्शन में क्या है। ये आर्गूमेंट्स है, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये फंक्शन को हमने क्या किया है कॉल किया है, कॉल किया तो हमारा फंक्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा सीधा। तो नेम के पास क्या चला जाएगा चेतन, एज के पास 33, स्किल के पास क्या चला जाएगा पाइथन। उसके बाद है पासिंग पैरामीटर्स इन पाइथन। टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, कितने टाइप्स के आर्गूमेंट्स होते हैं 3 टाइप्स के आर्गूमेंट्स होते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, कीवर्ड आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स अभी आपको बताया है बहुत डिटेल में मैंने क्या होते हैं, तो इन्हें हम किस तरीके से पाइथन में पास करते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे। देखो सबसे पहले पोजिशनल आर्गूमेंट्स आएंगे, जैसे कि आपने कहा कि ये हमने आर्गूमेंट पास कर दिए तो ये सेम ही ऑर्डर में हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास आएंगे पोजिशनल आर्गूमेंट्स। देखो नाम ही इसका बता रहा है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जिस सेम ऑर्डर में आप अपने आर्गूमेंट्स, जिस सेम पोजीशन में आप अपने ऑर्डर में अपने जो हैं पैरामीटर्स को डिफाइन करोगे और उसी सेम ऑर्डर में आप जिन आर्गूमेंट्स को लिखोगे वो सेम ऑर्डर में असाइन किए जाएंगे। जैसे कि ए को भी यहाँ पे क्या असाइन किया गया है एक्स असाइन किया गया है, बी को क्या असाइन किया गया है वाई असाइन किया गया है, एंड सी में क्या असाइन किया गया है जेड असाइन किया गया है। जब आप ए बी सी को प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट में क्या आएगा ए एक्स वाई एंड जेड। तो यही इसमें बता रहा है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स आर आर्गूमेंट्स दैट आर पास्ड टू अ फंक्शन इन द सेम ऑर्डर एज द पैरामीटर्स डिफाइंड इन द फंक्शन हेडर। जो भी आप फंक्शन हेडर में डिफाइन करो ना पैरामीटर्स को, तो जो ये आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास करोगे वो सेम ही जो हैं सीक्वेंस में ऑर्डर में आपके जो पैरामीटर्स हैं उन्हें असाइन कर दिए जाते हैं। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मस्ट एग्जैक्टली मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जो आर्गूमेंट्स हैं ना आपके, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, जितने यहाँ पे 1 2 3 आपने आर्गूमेंट्स पास किए हैं, ये किससे मैच होने चाहिए आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स से। आपके 3 नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ना, तो आपके आर्गूमेंट्स भी 3 नंबर ही होने चाहिए, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट्स इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए को एक्स असाइन किया जाएगा, बी को वाई असाइन किया जाएगा, सी को जेड असाइन किया जाएगा, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ए में क्या असाइन किया जाएगा, 2 असाइन किया जाएगा, बी में क्या असाइन किया जाएगा, एक्स, एंड सी में क्या असाइन किया जाएगा, वाई। नेक्स्ट में ए में क्या असाइन किया जाएगा, 2, एंड बी में 3, एंड सी में 4। जैसे ही आप इस चेक को कॉल करोगे तो ये सारे आर्गूमेंट चले जाएंगे। देन इस चेक को कॉल करोगे तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 2x एंड y। देन नेक्स्ट इस चेक को कॉल करोगे तो 2, 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से असाइन होकर आपके प्रिंट होंगे। उसके बाद है ऑल पैरामीटर्स मस्ट हैव वैल्यूज़। जो पैरामीटर्स हैं उनकी हमेशा क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। आर्गूमेंट्स आर मैच्ड विद पैरामीटर्स पोजीशन वाइज। जो पोजीशन वाइज अभी मैंने बताया कि पोजीशन वाइज ही वो उनको असाइन करे जाते हैं, मैच होते हैं। मिसिंग और एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स कोज एन एरर। यहाँ पे अगर आप एक्स वाई जेड या फिर आप एक्स वाई जेड ए बी आप एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स अगर पास करते हो तो वो किस चीज़ में दिखेगा आपको, फिर एरर दिखा। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, डेफ चेक ए बी सी। देन उसके बाद प्रिंट करवाया है ए बी सी, ठीक है। देन आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो चेक एंड, या आप 10, 20, 30 लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चेक आप कॉल कर रहे हो। नेक्स्ट चेक में आपने क्या किया है, एक्स ए कर दो, नहीं एक्स कर देते हैं, एक्स वाई एंड 10, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। देन उसके बाद चेक आप करो। देन यहाँ पे 10, 40, 50 एंड एक एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो तो ये देखो, इसने देखो 10, 20, 30 इस तरीके से हमने जब लिखा था तो देखो इसमें यहाँ पे एक्स वाई जेड इसने नहीं लिया है। एक्स वाई जेड में इसमें क्या हुआ, इसने एरर दे दिया क्योंकि एक्स वाई हमने पहले डिफाइन ही नहीं किया है। इसकी जगह पे अगर हम आर्गूमेंट्स में लिखते हैं 10, 20, 30, ठीक है, इस तरीके से, देन ये इसे प्रिंट कर देगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में वो एरर देगा। क्यों दे रहा है नेक्स्ट लाइन में एरर, क्योंकि हमने क्या किया है, जो पैरामीटर्स हैं वो तो हमने 3 डिफाइन किए हैं, लेकिन आर्गूमेंट हमने कितने दे दिए हैं, 4 दे दिए हैं। वो इस वजह से हमें एरर दे रहा है, ओके। नेक्स्ट आएगा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, देखो नाम ही बता रहा है उसका, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आप दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि a default argument is a parameter that has a predefined value in the function definition। जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो ना, जैसे कि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट नाम के फंक्शन को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आपने पहले से रेट को पहले से प्रीडिफाइंड एक वैल्यू दे दिया, आपने पहले से वैल्यू डिसाइड कर दी है, ठीक है। इफ़ द आर्गूमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो जैसे आपने यहाँ पे इस इंटरेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, अगर यहाँ पे आप रेट को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपकी यूज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आपने 5400 दे दिया, 2 दे दिया, तो 5400 किसके पास गया, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल में क्या चला गया है, 5400। देन टाइम के पास चला गया है 2। देन रेट तो रह गया ना, आपने यहाँ पे तो 3 जो है पोजिशनल पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 आर्गूमेंट्स को वैल्यू दी है, तो यहाँ पे रेट तो रह गया, रेट में लेकिन आपने क्या दे दिया पहले से, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हो और यहाँ पे आप वैल्यू को जो है नहीं पास करते हो तो फिर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी कंसीडर करी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिख देते इंटरेस्ट, यहाँ पे आप 2 के साथ और भी कुछ लिख देते, रेट में आप लिख देते 5, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर ना करके हमारी जो हम पास कर रहे हैं आर्गूमेंट में वैल्यू वो हमारी कंसीडर होगी। देन रिटर्न कर दिया प्रिंसिपल स्टार इंटू स्टार रेट, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो है प्रिंसिपल हमें रिटर्न कर देगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि आपने डेफ इंटरेस्ट ये एक फंक्शन लिया है, इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू ले ली, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मैं पी लिख ले रही हूँ इसको, देन टी टाइम एंड देन आर को मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ले रही हूँ 5, ठीक है। देन उसके बाद
रिटर्न कॉल कर रही हूँ इंटरेस्ट देन यहाँ पे मैं 5000 लिख रही हूँ, देन यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैं ए में कर दे रही हूँ, प्रिंट करवा दे रही हूँ साथ में, प्रिंट। देन अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे भूल गई थी मैं सेमीकोलन लगाना। क्या देखो ये आ गया ना। देखो इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारा पी में है, पी में हमारे पास क्या गया है, पी में मैंने लिया है 5000। ठीक है, और आर में कितना, टी में कितना लिया था, 2 लिया था। एंड आर की वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या ली थी, 5 ली थी। ठीक है, 5 ली थी। तो अगर आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो किस तरीके से आएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला गलत यूज़ कर रखा है। जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, वो डिवाइड बाय 100 भी होता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रेट को 0.10 ले लिया है, लेकिन हमें अपने जो इसमें क्वेश्चन में है वो 100 भी करना पड़ेगा साथ में। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे साथ में, डिवाइड बाय 100। ओके, नहीं तो वो गलत हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम 5000 इंटू 2 इंटू एंड 5 हमने जो है डिफ़ॉल्ट रेट ली थी, तो इस तरीके से जो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 500 हमारे पास क्या आ गया है, ये इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आर की वैल्यू कंसीडर करी गई है वो 5 कंसीडर करी गई है, क्योंकि हमने अपने जो प्रोग्राम में आर की वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी ली है, 5 ली है। लेकिन बाई चांस हम यहाँ पे जो है आर की वैल्यू अपने आर्गूमेंट में पास कर देते हैं खुद से 10%। ठीक है, 10 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो देन हमारी क्या कंसीडर होगी, ये जो 10 हमने लिया है वो कंसीडर होगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये इग्नोर कर दी जाएगी। अब आप करके देख सकते हो, 5000 को 2 ईयर्स के लिए 10% करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा, 5 2 10, 1000। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अगर आप पास नहीं करते हो अपने आर्गूमेंट में वैल्यू, तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर होगी। अगर आप पास कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। यूजफुल व्हेन सम वैल्यू हैव रिमेन कांस्टेंट, हेल्प्स इन एडिंग न्यू पैरामीटर्स विदाउट चेंजिंग द ओल्ड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, देखो डिफ़ॉल्ट तो हमने पढ़ लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे रहे हो। ठीक है, अब बात है कि आप कह रहे हो कि आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट नाम का जो है फंक्शन ले लिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया, टाइम ले लिया, रेट ले लिया, देन उसके बाद रिटर्न करवा दिया है इनको सभी को मल्टीप्लाई करके। देन उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि आपने फंक्शन को कॉल किया इंटरेस्ट के नाम से, देन उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया, आपने यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे दी। देखो आपने यहाँ पे जो आपका पैरामीटर है आपने उसको लिखा है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल में आपकी कितनी वैल्यू जाएगी, 2000। देन आप टाइम को कितना दे रहे हो, 2, एंड रेट को कितना दे रहे हो, 0.10। देन उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है टाइम को पहले लिख रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आगे पीछे चीज़ों को लिख रहे हो तो उसके साथ आपको उसकी की देनी पड़ेगी। मीन्स कि जो ये वाली आप पैरामीटर में डिफाइन कर रहे हो चीज़ों को, तो वो आपको आर्गूमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप टाइम को कितनी वैल्यू दे रहे हो, 4 दे रहे हो, प्रिंसिपल को कितनी दे रहे हो, 26000 दे रहे हो, रेट को कितनी दे रहे हो, 0.09। चाहे आप रेट को आगे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये साथ में क्या लिखना पड़ेगा, उसका पैरामीटर। ठीक है, देन उसके बाद आप उसकी आर्गूमेंट में वैल्यू दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आपने टाइम को पहले लिख दिया, रेट को बाद में लिख दिया, प्रिंसिपल को बाद में लिख दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर है वो नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि आपने आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप आगे पीछे वैल्यूज़ को, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो टी में आप कितनी दे रहे हो वैल्यू, 2, एंड देन उसके बाद आप पी में कितनी वैल्यू दे रहे हो, पी में आपकी मर्जी है कुछ भी दे सकते हो, 5000। ठीक है, देन आर में आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, आर को दे रहे हो 5। ठीक है, देन आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे। ठीक है, ये हो गया है हमारा कैलकुलेट। तो इस तरीके से वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप इनके जो कीज़ हैं वो इनको डिफाइन नहीं करोगे, अगर आप फिर आगे पीछे चीज़ों को लिखोगे तो फिर वो जो है
इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पोजिशनल आर्गूमेंट्स की तरीके से जाएंगे, वो जो जिसकी पोजीशन पे लिखा हुआ है उसी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट यूजिंग मल्टीपल आर्गूमेंट टाइप्स टुगेदर। मल्टीपल आर्गूमेंट टाइप्स को भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोजिशनल आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, इनको आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने एक इंटरेस्ट नाम से फंक्शन लिया, प्रिंसिपल टाइम रेट को आपने डिफ़ॉल्ट बना दिया 0.09, देन इंटरेस्ट को आप कॉल कर रहे हो, प्रिंसिपल को तो आपने दे दी वैल्यू 2000, देन टाइम को आपने दे दी है 2, ठीक है, और रेट हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना लिख रहे हो 0.09। तो तीनों के लिए वैल्यू डिफाइन हो गई है ना हमारी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, पोजिशनल आफ्टर कीवर्ड, पोजिशनल वैल्यूज़ को आप कीवर्ड के बाद अगर लिखोगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, एरर देगी। जैसे कि आपने पहले क्या है, यहाँ पे पहले तो आपने जो है कीवर्ड ले दिया है कि प्रिंसिपल को आप कितनी वैल्यू दे रहे हो 2000, देन उसके बाद आप जो है पोजिशनल आर्गूमेंट का यूज़ करो, मीन्स कि आप 2 का यूज़ करो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगी इसके पास, तो ये क्या रेज करेगी, एरर रेज करेगी। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपने p को वैल्यू दे दी है 2000, देन आप उसके बाद पोजिशनल आर्गूमेंट का यूज़ करो 3, देन आर की तो आपने वैल्यू डिफाइन ही करेंगे, तो अब ये एरर रेज करेगा। क्यों एरर रेज कर दिया, पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलोड कीवर्ड आर्गूमेंट, पोजिशनल आर्गूमेंट है जो वो कीवर्ड के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे ऐसे लिखते हो, ठीक है, 2000 पहले जो है कीवर्ड यूज़ करते हो, पोजिशनल करते हो, देन उसके बाद आप टी लिखते हो, टी इज इक्वल्स टू दिस, देन अब ये एरर रेज नहीं करेगा, ठीक है। देखो अब एरर रेज नहीं किया है इसने। इस तरीके से तो हमें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा पोजिशनल है वो कीवर्ड के बाद यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है जो वो कितने टाइप के होते हैं पाइथन में, तो वो होते हैं 4 टाइप्स के। नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विद आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। देखते हैं एक एक करके ने। नो आर्गूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्गूमेंट का मतलब क्या है कि आप कोई आर्गूमेंट दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट, ये कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया है। डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इसमें आपने रिटर्न का भी यूज़ नहीं किया है। परफॉर्म्स ए टास्क एंड डिस्प्ले द रिजल्ट डायरेक्टली, जैसे कि आपने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, ऐड नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया आपने, देन आप ऐड में गए हो, ऐड में आपने ए से यूज़र से वैल्यू पूछ लिया, यूज़र ने मान लो यहाँ पे 10 एंटर कर दिया, बी में यूज़र के पास 20 गया, देन उसके बाद ए सी में स्टोर करवा दिया, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 किस में आ चुका है, सी में आ चुका है, देन सी को क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें ना ही तो कोई भी आर्गूमेंट पास किया है, ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। एक तो ये टाइप होता है हमारे पास। दूसरा है विद आर्गूमेंट, आपने आर्गूमेंट तो दिए हैं लेकिन आपने रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं करवाई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो रिजल्ट है वो प्रिंट के थ्रू आपको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा ऐड, ऐड में आपने क्या किया, num1 num2 को क्या किया है, यहाँ पे ऐड में आपने num1 और num2 को क्या कर दिया है, एज आर्गूमेंट पास कर दिया है। num1 और num2 की वैल्यू है जो बाद में हमारे से पूछी गई, सॉरी पहले ये हमारे से पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले आप डेफ के पास गए, डेफ के पास देखो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा, देन num1 की वैल्यू आएगी। num1 में यूज़र से क्या पूछा जाएगा कि आप वैल्यू को एंटर करो, वैल्यू में यहाँ पे num1 में यूज़र ने मान लो 20 एंटर कर दिया, देन num2 में यूज़र मान लो 30 एंटर करा है, ठीक है। तो num1 के पास क्या जा चुका है 20, देन num2 के पास क्या जा चुका है 30 जा चुका है। अब ये ऐड फंक्शन कॉल करा है तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा। num1 के पास कितना चला गया है, तो जो ये हमारा है फर्स्ट जो है आर्गूमेंट, इसमें कितना चला गया है 20, देन तो ए को हमारा कितना असाइन हो गया है 20, एंड बी को क्या असाइन हो जाएगा हमारा 30। किसका है ये, पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है। देन उसके बाद सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी में हमारे पास 20 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। जिसमें ए एंड बी है वो क्या है, पैरामीटर्स हैं, एंड num1 एंड num2 क्या है, आर्गूमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद है नो आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आपने आर्गूमेंट तो कोई नहीं दिया है लेकिन आप रिटर्न वैल्यू को क्या है करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो वैल्यू को। डू नॉट टेक आर्गूमेंट्स, रिटर्न करती है वैल्यू को, ठीक है। जैसे आपने रिटर्न करवा दिया वैल्यू को, तो ये क्या करेगा, रिटर्न यहीं पे जाके वैल्यूज को स्टोर कर देगा। जैसे कि
यहाँ पे डेफ फंक्शन आया, देन उसके बाद आप यहाँ पे स्किप कर गए, एक्स में क्या किया है, ऐड को कॉल किया गया है, देन यहाँ पे आप गए ऐड, यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। ऐड में क्या है कि यूज़र से पूछा गया है, यूज़र ने यहाँ पे 20 एंटर कर दिया है, यहाँ पे बी में 10 एंटर कर दिया है, देन सी में कितना हो गया है, सी में जा करके 20 + 10 कितना हो गया है, 30 हो गया है। ठीक है, रिटर्न करवा दिया है सी को, तो सी की वैल्यू है जो हमारी वो अब जाके हमारे जो फंक्शन है इसमें जाके स्टोर हो गई है। ठीक है, तो एक्स में जो हमारी है इसमें सी की वैल्यू कितनी आ गई है, अब 30 आ गई है। ठीक है, जो ऐड करके जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 30 आई है। तो द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज, तो एक्स में कितनी आ गई है, 30। ठीक है, रिटर्न डज नॉट डिस्प्ले आउटपुट, इट ओनली सेंड्स द वैल्यू बैक। ये कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे हम वहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख रहे थे ना, तो वो आउटपुट डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन रिटर्न क्या है, वैल्यू को रिटर्न कर देगा वापस से, लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट विद आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आप आर्गूमेंट भी दोगे, साथ में रिटर्न भी करवाओगे चीज़ों को। आर्गूमेंट भी लेता है, वैल्यूज़ भी लेता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले हमारा फंक्शन आया, देन उसके बाद यहाँ पे हम स्किप कर गए हैं, यूज़र ने एंटर किया है 15, यहाँ पे एंटर कर दिया यूज़र ने 30। ठीक है, ए में हमारे पास क्या जा चुका है, 15, और यहाँ पे क्या जा चुका है, 30। ठीक है, उसके बाद ऐड, इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, तो कॉल किया है तो ए में कितना गया है, 15, और बी में कितना गया है, 30। ठीक है, रिटर्न कर दिया है ए प्लस बी को, ए में कितना है 15 एंड देन इसमें कितना है 30, तो ये कितना हो गया है, रिटर्न 45 है, जो किस में रिटर्न हो चुका है, अब हमारा ऐड में रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो एक्स में हमारे पास क्या आ चुका है, अब 45। द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज 45। ठीक है, उसके बाद है कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन किसे कहेंगे और कॉल्ड फंक्शन किसे कहेंगे। द फंक्शन और मेन प्रोग्राम दैट कॉल्स अनदर फंक्शन, जो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन। इट यूजेज आर्गूमेंट्स, किसका यूज करता है, आर्गूमेंट्स का। ठीक है, कॉल्ड फंक्शन, द फंक्शन दैट इज बीइंग कॉल्ड, जो फंक्शन कॉल्ड किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, कॉल्ड फंक्शन। इट कंटेन्स पैरामीटर्स एंड फंक्शन डेफिनेशन, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और ये देखो ये हमारा क्या है, कॉलिंग फंक्शन। ये कॉल कर रहा है ना, इसमें हम आर्गूमेंट को पास कर रहे हैं, इसमें हम किसको पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट इज़ कॉल्ड। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई है क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन, जो एक फंक्शन है ये फंक्शन के अंदर यूज होती है। ठीक है, एंड टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड, दैट कॉल्ड द फंक्शन, वापस से वैल्यू को भेज देती है। ठीक है, विदाउट रिटर्न अ फंक्शन जस्ट डज समथिंग बट डज नॉट गिव रिजल्ट बैक। फंक्शन विदाउट रिटर्न जो है, ये देखो अब ये अगर आप रिटर्न का यूज़ यहाँ पे ना करो तो ए प्लस बी तो हो जाएगा, लेकिन ये गया कहाँ पे, तो इसको वापस से फंक्शन में जाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जैसे कि सोच के देखो आप, द फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन एक मशीन है। यू पुट इनपुट इन, आपने इनपुट भी दे दिया, प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन आपने रिटर्न उसे नहीं करवाया है तो वो आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद है नेक्स्ट रिटर्निंग अ नंबर। ये जो है कुछ रिटर्न के एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने, जैसे कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन है ऐड करा है 5 और 3 को, देन आप इसके पास गए तो 5 यहाँ पे जा चुका है, 3 यहाँ पे जा चुका है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रिटर्न कर दिया आपने सम को, तो ये सम किस में वापस जाकर स्टोर हो चुका है, इसमें। तो रिजल्ट में क्या आ चुका है, हमारा 8 आ चुका है। ठीक है, तो आउटपुट रिजल्ट 8। इस तरीके से ही सारे हैं ये, आप इन्हें पढ़ के देखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप क्या होता है, स्कोप टेल्स यू वेयर अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन योर प्रोग्राम। जो स्कोप बताता है कि वेरिएबल है जो हमारा, वो हमारे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है, लोकल स्कोप दिया हुआ है, ग्लोबल स्कोप दिया हुआ है। लोकल स्कोप क्या होता है कि जो एक सिर्फ एक फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, लोकल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि जो सभी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो सभी के लिए है। ओके, एंड क्लोजिंग स्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्ट इन स्कोप भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको जो सोल्व करने के रूल हैं, वो सबसे पहले लोकल आपका सोल्व होगा, देन एनक्लोजिंग, देन ग्लोबल एंड देन बिल्ट इन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप कौन कौन से होंगे, जैसे लोकल स्कोप हमारे सिलेबस में है तो इसे हम देखते हैं। डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर वो डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x = 10। ठीक है, तो x की जो 10 वैल्यू है ना, वो सिर्फ आपके फंक्शन के अंदर ही यूज़ करी जाएगी। प्रिंट x, x की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है,
कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। सिर्फ ये इस फंक्शन के अंदर मानी जाएगी कि x की 10 वैल्यू है, इसके बाहर माननी नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा माई फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, ठीक है, माई फंक्शन को कॉल कर दिया, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, प्रिंट कर दिया आपने x को 10, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो वो नहीं प्रिंट हुई है, क्यों नहीं प्रिंट हुई है, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है तो फंक्शन के अंदर अंदर है, बाहर कहीं थोड़ी है, तो बाहर कहीं नहीं है, तो इस पाइथन को क्या पता कि x भी कोई है, तो ये एरर रेज करेगा x इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ इसको। डेफ आप यहाँ पे यूज़ करो कोई भी फंक्शन, माई के नाम से यूज़ कर लेते हो, ठीक है। देन उसके बाद x इज इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट x, ओके। देन उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हो माई, देन उसके बाद यहाँ पे भी आप करते हो प्रिंट x। देखो यहाँ पे इसने दे दिया ना x इज़ नॉट डिफाइंड, जो x है वो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एरर देगा। अगर यहाँ पे आप लिख देते हो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो आप 15 वैल्यू दे रहे हो इसको, देखो अब आ गया ना। तो x की जो देखो x की 2 वैल्यू प्रिंट हुई हैं, जो यहाँ पे प्रिंट हुई है 10, तो वो किसके लिए यूज़ हुई है, जो हमारा लोकल है उसके लिए यूज़ है, क्योंकि सबसे पहले आपने माई को कॉल किया है, माई को कॉल किया है, इस लाइन के पास गए हो तो माई को कॉल किया, तो x की 10 वैल्यू प्रिंट हो गई है। देन आप इससे बाहर आ गए हो, बाहर आ गए तो x की कितनी वैल्यू है 15 है, 15 देन 15 आपकी प्रिंट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो सभी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि जो यहाँ पे सेकेंड टाइम हमने x को 15 बनाया है ना, ये क्या है, ग्लोबल वैल्यू है x की, ठीक है। डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस, जो फंक्शन के बाहर यूज़ करी जाती है वो क्या होती है, ग्लोबल वैल्यू होती है। कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन, ये अंदर भी एक्सेस करी जा सकती है और बाहर भी एक्सेस करी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने x की 20 वैल्यू को यहाँ डिफाइन करी है, देन आपने यहाँ पे किया है, देखो जैसे आप मान लो यहाँ पे x को 10 डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। देन अब यहाँ पे प्रिंट करो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 15, दोनों टाइम 15 प्रिंट हो गया ना, क्योंकि जो ये x हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, ये ग्लोबल है, ये यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी, क्योंकि जो ग्लोबल चीज़ है ना वो सभी के लिए है, ठीक है। ग्लोबल है मतलब कि यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोकल चीज़ है वो सभी के लिए यूज़ नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ भाई कोई भी पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ रखे तो वो सभी के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन अगर किसी के घर में वो चीज़ है तो वो सिर्फ उन घर के मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शंस। उसके बाद है ग्लोबल वर्सेस लोकल एग्जांपल। ग्लोबल और लोकल मैंने आपको समझा ही दिया है, ये भी सेम ही चीज़ है, आप इसे एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके इसके बहुत सारे आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत मतलब आप इसके आउटपुट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक बार हमारे कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ग्लोबल कीवर्ड, यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड में क्या होता है कि हम एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, x में कितनी वैल्यू स्टोर करवाई है, 5 स्टोर करवाई है। देन उसके बाद आपने चेंज ग्लोबल आप फंक्शन बना रहे हो, देन उसके बाद आपने क्या किया है, x के सामने ग्लोबल एक वर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो इस ग्लोबल x का मीन्स है कि आप यही वाला x यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ग्लोबल x ही आप यूज़ कर रहे हो, ओके। तो ग्लोबल x में भी आपके पास क्या है 5 है, देन आपने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है, x में क्या कर दिया आपने 15 कर दिया है। जब आपने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, ग्लोबल जो ये वाला x है ना, इसी को आप यूज़ करो और इसी को ही आप अपडेट कर रहे हो। तो अब x में आपका कितना हो चुका है, 15 हो चुका है, आप x की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रिंट आपका क्या होगा, x में 15 प्रिंट होगा उसके बाद, ठीक है। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपने एक बैलेंस लिखा है, बैलेंस में कितना स्टोर करवाया है 5000। देन आप एक विड्रॉ नाम से फंक्शन बना रहे हो, आप बैंक में गए हो, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। लेकिन बैलेंस को आपने क्या बना दिया है, ग्लोबल बना दिया है। देन आप यहाँ पे जो भी बैलेंस में अपडेशन करोगे वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो बैलेंस में आपने क्या किया है, 1000 माइनस कर दिया। तो पहले कितना था हमारे पास 5000 था, माइनस 1000, तो अब कितना आ चुका है 4000। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना हो चुका है 4000।
4000 है। अब ये जो 4000 है ना, ये बैलेंस वाला है। अब ये हर जगह रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि आपने ग्लोबल जो बैलेंस उसको क्या बना दिया है, ग्लोबल बना दिया। तो ये जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोग्राम में है वहीं वहीं रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके हम करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन चैप्टर हमारा हो चुका है। इससे नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फाइल्स का चैप्टर, और अब हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे बहुत सीरियस तरीके से, क्योंकि KVS NVS का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो कल से अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे मैं आपकी जो है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सीरीज़ और आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीरीज़ यूट्यूब पे शुरू कर रही हूँ, ठीक है। उसमें आपके दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।